क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति यानी कि नियामक ज्यामिति में यदि आप इन 7 बिंदुओं को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ लेते हैं तो क्लास 10th का जो ये निर्देशांक ज्यामिति यानी चैप्टर 7 जो है आपके लिए बिल्कुल आसान सा हो जाता है और कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है इसमें इसके अतिरिक्त जो कि आपसे नहीं बन पाएगा यदि आप इन 7 बिंदुओं को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ लेते हैं तब। तो आज के इस वीडियो में जो है हम इन 7 बिंदुओं को बिल्कुल ठीक तरीके से यानी कि बिल्कुल डिटेल से समझाने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहिएगा ताकि आपको यह 7 पॉइंट जो है बिल्कुल ठीक तरीके से समझ में आ जाए और आपका निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर में जो है कोई भी कंफ्यूजन न रहे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने लिया चतुर्थांश, दूसरा है दूरी सूत्र, तीसरा संरेखी, चौथा समदूरस्थ, पांचवा विभाजन सूत्र है, फिर केंद्रक और फिर लास्ट में क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो पहला हमने लिया चतुर्थांश। तो चतुर्थांश जो है आपका कितने होता है 4 चतुर्थांश होते हैं। कितने चतुर्थांश होते हैं नियामक ज्यामिति में 4 चतुर्थांश होते हैं। ठीक है, तो आइए इस चतुर्थांश को पहले समझते हैं। तो चतुर्थांश जो है आपका कार्तीय तल के अंतर्गत आता है। तो ये हमने एक कार्तीय तल खींच लिया है जिसमें वर्टिकल लाइन जो है ये वाई एक्सिस कहलाता है, ये आप जानते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब जो पड़ा रेखा है वो हमारा एक्स एक्सिस कहलाता है। और जहां पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस क्या हो रहा है मिल रहा है ना, जहां पे वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस मिलता है वो हमारा मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु का नियामक क्या होता है 0 0। ये चीज आप तो जानते ही है ना, मतलब यहाँ पे ये वाई एक्सिस का जो भी वैल्यू होगा वो 0 होगा, एक्स एक्सिस का भी जो वैल्यू होगा यहाँ पे क्या होगा इस बिंदु पे 0 होगा। ठीक है, और इस चीज को भी आपको पता होगा कि जो मूल बिंदु है ना, ये हमारा क्या है मूल बिंदु है। तो मूल बिंदु से जैसे जैसे हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस पे दाएं तरफ जाएंगे, है ना, मूल बिंदु पे हम क्या करेंगे एक्स एक्सिस से दाएं तरफ जाएंगे, मूल बिंदु से दाएं तरफ एक्स एक्सिस पे, तो इधर की जो भी दूरियां होगी वो क्या आएगी धनात्मक आएगी। ये चीज समझ रहे हैं, मूल बिंदु से एक्स एक्सिस पे दाएं तो क्या होगी वो सारी दूरियां धनात्मक, मतलब इधर जो भी संख्याएं लिखी जाएगी है ना वो सारा क्या होगा प्लस में होगा। ये चीज समझ रहे हैं। और ठीक उसी तरह से जैसे जैसे हम मूल बिंदु से बाएं तरफ आएंगे, है ना, मूल बिंदु से बाएं तरफ आएंगे तो सारी दूरियां क्या होगी निगेटिव यानी कि ऋणात्मक होगी, है ना। इस चीज को आप समझ रहे हैं। ठीक उसी तरह से जो मूल बिंदु है, मूल बिंदु से हम बाय एक्सिस पे, ये बाय एक्सिस है ना, तो मूल बिंदु पे बाय एक्सिस से हम जैसे जैसे बाय एक्सिस पे मूल बिंदु से हम ऊपर जाएंगे, है ना, बाय एक्सिस पे मूल बिंदु से क्या करेंगे ऊपर जाएंगे तो सारी दूरियां इधर क्या होगी धनात्मक होगी। इस चीज को समझ रहे हैं। और ठीक उसी तरह से मूल बिंदु से हम बाय एक्सिस पे जैसे जैसे नीचे की ओर आएंगे तो सारी दूरियां यहाँ क्या होगी ऋणात्मक होगी, है ना। तो ये मुख्य पॉइंट इसमें था। तो अब जो है यहाँ पे क्या होता है आपका इसमें 4 क्वाड्रेंट बन रहा है, 4 भाग, 1 2 3 4 भाग, है ना, 4 भाग बन रहा है। तो इसमें जो है जो दोनों है जो प्लस वाला है यहां से लेकर के गिना जाता है, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। ये जो है क्या होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि प्रथम चतुर्थांश। ठीक है, ठीक उसी तरह से उसके बाद मतलब इसमें जो है हम क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। क्या करते हैं एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए इधर आकर के लास्ट में रुकते हैं। ठीक है, तो ये प्रथम चतुर्थांश हो गया, ये द्वितीय, और ये हो जाएगा हमारा तृतीय चतुर्थांश, ये क्या हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है, तो इससे रिलेटेड प्रश्न क्या पूछा जाता है कि आपको कोई बिंदु दे दिया, जैसे 3 दे दिया और -5 दे दिया, समझ रहे। तो अब पूछा गया कि 3 - 5 जो है आपके किस चतुर्थांश में होगा, है ना। तो ये एक क्या है निर्देशांक बिंदु है, बिंदु दिया गया है ना, किसी भी बिंदु का निर्देशांक ये दिया गया है 3 - 5। तो आपको ये मालूम होगा कि जब भी किसी बिंदु का निर्देशांक लिखा जाता है तो उसमें पहले x नियामक को लिखा जाता है, फिर बाद में क्या किया जाता है y नियामक को लिखा जाता है, समझ रहे हैं। तो हम यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो हमारा x नियामक क्या है धनात्मक है, ये देख पा रहे हैं, और y नियामक क्या है धनात्मक है। तो दोनों जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y नियामक क्या होता है धनात्मक होता है। ठीक उसी तरह से सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या है ऋणात्मक है और y क्या है धनात्मक है। तो पहले x का नियामक फिर y का नियामक, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है y नियामक क्या होता है ऋणात्मक, सॉरी y नियामक धनात्मक और x नियामक क्या होता है ऋणात्मक होता है। पहले x उसके बाद y लिखा जाता है। ठीक उसी तरह से तीसरे क्वाड्रेंट में जब हम आएंगे तो इसमें ये भी ऋणात्मक है और ये भी ऋणात्मक है, मतलब इसमें x भी ऋणात्मक और y भी ऋणात्मक, दोनों ऋणात्मक होता है ना। किसी भी बिंदु यदि कोई भी बिंदु जो है यदि थर्ड क्वाड्रेंट में आपका है तृतीय चतुर्थांश में है तो वह क्या होगा आपका दोनों उसमें जो निर्देशांक x और y के होंगे, x और y के दोनों नियामक जो होंगे क्या होंगे ऋणात्मक होंगे। उसी तरह से चतुर्थ चतुर्थांश में यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है x नियामक धनात्मक और y नियामक क्या होता है ऋणात्मक होता है, समझ रहे हैं। और इसमें यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका y एक्सिस है ना, जो आपका
y एक्सिस है उसे क्या कहा जाता है? तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि y अक्ष को जो है कोटि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोटि। और x अक्ष को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है ना? ये चीज आपको ध्यान में रह जाएगा। x अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। x अक्ष को क्या कहते हैं? भुज। और y अक्ष को क्या कहते हैं? कोटि। ये पॉइंट आपको ध्यान में रह जाएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो अब आपको ये पूछा गया कि 3 और -5 जो है, बिंदु 3, -5 जो है किस चतुर्थांश में है, किस क्वाड्रंट में है या किस पाद में है। चतुर्थांश को पाद के रूप में भी जानते हैं। मतलब यदि आपको पूछा जाए कि किस पाद में है ये बिंदु, है ना, तो ये किस पाद में हो जाएगा आप बता सकते हैं। 3 है और -5 है, तो x नियामक धनात्मक है और y नियामक क्या है? ऋणात्मक है। तो धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक किसमें? बिंदु 3 -5 जो है किस चतुर्थांश में हो गया? चौथे चतुर्थांश में हो गया। आप इस पॉइंट को बिल्कुल ठीक तरीके से समझ रहे हैं। उसी तरह से यदि आपको और कोई अन्य कुछ पूछा जाए, कोई अन्य बिंदुओं के बारे में पूछा जाए, जैसे कि ले लेते हैं हम -3, तो ये किस चतुर्थांश में हो जाएगा? तो -3 और -3 है, तो यहां भी माइनस है, यहां भी क्या है? माइनस है, तो दोनों ऋणात्मक है। इसमें दोनों क्या है? x और y नियामक दोनों क्या है? ऋणात्मक है। तो दोनों किसमें ऋणात्मक होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये किसमें चला जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है। यदि इसी तरह से आपका पूछा जाए कि 0 और 5, आप यहां ध्यान से देखिए क्या है? 0 और 5, ये x नियामक है, ये y नियामक है, यानी x क्या है इसमें? 0 और y क्या है? 5 है। तो इसमें पूछा जाएगा कि ये जो है, यह बिंदु जो है कहां पे होगा? तो ये आपका किसी क्वाड्रेंट में नहीं है ना? ये बिंदु जो है आपके किसी क्वाड्रेंट में नहीं है। ये सीधा आपका किस पे आ जाएगा? y एक्सिस पे आ जाएगा, क्योंकि ये मूल बिंदु ये 0 हो गया, यहाँ पे लगभग 5 आ जाएगा, है ना? तो ये आपका किस एक्स पे हो जाएगा? y एक्स पे हो जाएगा, है ना? ठीक उसी तरह से आपका यदि पूछा जाए कि -5 और 0 ये किस पे आ जाएगा? तो x एक्स पे इधर ऋणात्मक तरफ आ जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये सारे बिंदुओं जो है आपके क्या है? चतुर्थांश में है। तो आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। ये आपका मुख्य पॉइंट है, आपका याद रखने योग्य, है ना? y एक्स को कोटि और x एक्स को क्या कहा जाता है? भुज कहा जाता है। ठीक है, तो चतुर्थांश आप समझ गए। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अगला पॉइंट हमारा है दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र को निकालना जो है हम अपने एक पहले वीडियो में बना चुके हैं, है ना? और उसे बिल्कुल अच्छे तरीके से निकालने के लिए बताया कि दूरी सूत्र को किस तरह से निकाला जाता है। तो सिर्फ हम इसमें बता देते हैं आपको कि दूरी सूत्र जो है वो क्या होता है? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस में y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू जो है क्या रहता है? अंडर रूट में रहता है। तो अब बोले कि ये सूत्र तो बता दिए, लेकिन हम इसका उपयोग कैसे करेंगे? तो इसका उपयोग उस स्थान पे किया जाता है जब आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी को क्या करना हो? ज्ञात करना है। यदि हमें दो बिंदु A और B दिए गए हैं, दो बिंदु A और B क्या किए गए हैं? दिए गए हैं, और इन दोनों के बीच की दूरी आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। और उसमें बिंदु A का नियामक आपका x1/1 और बिंदु B का नियामक यदि x2/2 दे रखा है, तो आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को यदि आप ज्ञात करते हैं तो आपका ये वैल्यू निकल के आएगा। यहाँ x1/1 x2/2 लिए है, तो ये वैल्यू x1/1 x2/2 में ही रह जाएगा। ठीक है। और यदि आपका यहाँ वैल्यू रहता है 3-5, है ना, 3-5 और 2-5 इस तरह से यदि रहता है, तो आप इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को ज्ञात करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? जहां पे x1 है वहां पे x1 का वैल्यू भरें, x2 है तो x2 का वैल्यू भरें, y1 है y1 का वैल्यू भरें, y2 है तो y2 का वैल्यू भरें। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? दो बिंदुओं के बीच की दूरी को दूरी सूत्र से क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ये चीज आप समझ रहे हैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल हम संरेखी को ज्ञात करने में करते हैं। यदि हमें दूरी सूत्र ज्ञात है तो उसका उपयोग हम संरेखी, मतलब कोई भी बिंदु जो है संरेखी किस कंडीशन में होगा, मतलब कोई 3 बिंदु, कम से कम कितने बिंदु? 3 बिंदु संरेखी कब कहे जाएंगे? जब दूरी सूत्र हमें ज्ञात होगा, तो उसका आधार पर हम इस संरेखी को पता कर सकते हैं। तो संरेखी और समदूरस्थ से पे भी आधारित हम वीडियो पहले बना चुके हैं, तो आप भी चाहे यदि तो चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। तो संरेखी समझते आइए। तो 3 बिंदु हम ले लेते हैं, A, B और C ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? A, B और C 3 बिंदु हम ले लेते हैं क्रमशः इस प्रकार से। तो ये तीनों बिंदुएं क्या होगी? संरेखी। संरेखी मतलब क्या होता है? ये तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा पे हो, है ना? क्या हो? एक ही रेखा पे, मतलब एक ही सीध में हो। इस चीज को आप समझ रहे हैं? तो ये तीनों संरेखी कब कहे जाएगी? जब इन तीनों में से प्रत्येक के बीच की दूरी, यानी कि A और B के बीच की दूरी यानी AB, है ना, B और C के बीच की दूरी यानी कि BC, फिर A और C के बीच की दूरी यानी कि AC। तो यदि इन तीनों का आपका नियामक दिया गया है, A का कुछ है, B का कुछ नियामक अपना दिया गया है, C का कुछ नियामक दिया गया है,
अब जैसे मान लें कि इसका x1/1 है, ठीक है, इसका x2/2 है, ठीक, और इसका x3/3 इस तरह से नियामक दिया गया है। तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके आप ए और बी बिंदु के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, मतलब ए बी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक उसी तरह से बी सी को ज्ञात कर सकते हैं, है ना, ये चीज समझ रहे हैं। तो इस हिसाब से तीनों के बीच की दूरी, मतलब तीनों बिंदुओं के बीच में एक एक करके, यानी ए बी, बी सी और ए सी के बीच की दूरी यदि तीनों को निकालते हैं तो इसमें जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा, है ना, या तो ए बी बड़ा हो, है ना, या तो बी सी या तो ए सी, तीनों में जो भी बड़ा होगा तो उसका वैल्यू जो है यदि अन्य दो छोटे के योग के बराबर हो जाए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि ए सी इसमें क्या है, सबसे बड़ा है ना, बी को हमने बीच में लिया है, तो ए सी यहाँ क्या है, सबसे बड़ा है। तो यदि इस ए सी का वैल्यू जो है अन्य दो के योग के बराबर, यानी ए बी प्लस बी सी के योग के यदि बराबर आ जाता है ना, ए सी का वैल्यू जो है ए बी प्लस बी सी के योग के बराबर आ जाता है, तो यह तीनों बिंदु मतलब ए बी और सी जो है क्या हो जाएंगे, संरेख हो जाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, समझ चुके हैं। तीनों बिंदु संरेखी कब होंगे, जब इन तीनों बिंदुओं में से प्रत्येक दो के बीच की दूरी में जो सबसे बड़ा है, प्रत्येक दो के बीच की दूरी में जो सबसे बड़ा है, अन्य दो छोटे दूरियों के बीच का योग के यदि बराबर हो जाए तो ये तीनों बिंदु क्या होंगे, संरेखी होंगे। इस चीज को समझ रहे हैं। अब अगला पॉइंट आता है, संरेख आप समझ चुके हैं, चतुर्थांश समझ चुके हैं और दूरी सूत्र समझ चुके हैं। अगला पॉइंट क्या आता है, समदूरस्थ। समदूरस्थ में मतलब क्या होता है कि यदि कुछ आपका बिंदु दिया गया, जैसे ए बी सी डी, है ना, कुछ बिंदुएं दी गई हैं, 3-4 बिंदु हमने ले लिए, है ना। अब कहा जा रहा है कि यह बिंदु जो है किसी फलाने बिंदु से क्या है, किसी फलाने बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ मतलब क्या होता है, समजोड़, दूरजोड़, अस्थ, है ना, मतलब बराबर दूरी पे स्थित है ना। तो एक बिंदु यदि हम ले लेते हैं, फलाना बिंदु ओ ले लेते हैं, ठीक है, तो इस ओ बिंदु से ये कहा गया है कि ये तीनों बिंदु क्या है, समदूरस्थ है। तो जब ऐसा कंडीशन बन रहा है तो जब ओ बिंदु से ये चारों बिंदु क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे। 4 बिंदु है तो ये चारों बिंदु यदि ओ बिंदु से क्या होंगे, समदूरस्थ होंगे, तो जो यहाँ पे ओ ए का वैल्यू होगा वही आपका क्या होगा, ओ बी का वैल्यू, और वही क्या होगा, ओ सी का वैल्यू, और वही क्या होगा, ओ डी का वैल्यू। जब ये चारों बिंदुएं बिंदु ओ से क्या हो, समदूरस्थ हो, तो ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी का वैल्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और जब ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी का वैल्यू यहां से बराबर है तो आप इसमें जो भी वैल्यू दिया गया है, अब जैसे आपका क्या दे रखा है यहाँ पे, ए बी सी और डी चारों का नियामक दे दिया, है ना, इस ओ बिंदु का नियामक नहीं दिया, है ना। ए बी सी और डी चारों का नियामक आपको दे दिया, लेकिन ओ का नियामक नहीं दिया। आपको पूछ रहा है ओ का नियामक क्या होगा, जब ये ओ बिंदु जो है इन चारों बिंदुओं से क्या है, समदूरस्थ है। तो आप क्या कीजिएगा, यहां से मान लीजिएगा कि ओ बिंदु का नियामक एक्स वाई है, और इस सबका जो भी नियामक दिया गया है, 2, 3, 3, 4 जो भी दिया गया है, तो उसके आधार पे क्या कीजिएगा, इस ओ ए के बीच की दूरी, फिर ओ बी के बीच की दूरी, फिर ओ सी के बीच की दूरी, फिर ओ डी के बीच की दूरी, तो इन सभी के आधार पे जो है क्या कर सकते हैं आप, इन चारों दूरियों को निकाल करके एक समीकरण आपका बन के आएगा। उस समीकरण को हल करने के बाद जो है आपका इस ओ बिंदु का नियामक निकल जाएगा, जो आप एक्स वाई माने। समझ रहे हैं। तो समदूरस्थ आप समझ चुके हैं। समदूरस्थ क्या होता है कि हर वह बिंदु, जब कहा जा रहा है कि कुछ बिंदुएं एक बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है, तो उस बिंदु से प्रत्येक बिंदु के बीच की दूरी क्या होगी, समान होगी। ये पॉइंट समझ रहे हैं। अब आ जाइए अगले पॉइंट में, विभाजन सूत्र की ओर आते हैं। ठीक है, विभाजन सूत्र में क्या है, विभाजन सूत्र जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अंतः विभाजन और एक होता है बाह्य विभाजन। समझ रहे। अंतः विभाजन कब होता है, जब आपको 2 बिंदुएं दी गई हो, है ना। कितने बिंदु दी गई है, 2 बिंदुएं ए और बी हम ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं, तो एक रेखाखंड क्या बन गया, ए बी। अब एक बिंदु जो है कोई पी हम ले लेते हैं, कोई बिंदु पी ले लेते हैं, जो इन दोनों के क्या है, मध्य में स्थित है ना। 2 बिंदु ए और बी दिया गया है और कोई तीसरा अन्य बिंदु जो है इसके मध्य में स्थित है, कहीं भी, है ना, इसके बीच स्थित है, कहीं भी, कितनी भी दूरी पे, मध्य में नहीं, मतलब बीच, बिल्कुल बीच में नहीं, कहीं भी स्थित है या बीच में भी स्थित है, ये कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, तो ए और बी 2 बिंदुओं के बीच कोई तीसरा बिंदु, मतलब इन दोनों को मिलाने से जो रेखाखंड बन रहा है उस पर कोई तीसरा बिंदु इसके बीच में स्थित है, तब इस प्रकार का जो है, मतलब ये पी बिंदु द्वारा जो है, बिंदु पी द्वारा जो है ये ए बी रेखाखंड अंतः विभाजित होगा। और हम ये मान लेते हैं कि यदि ये ए बी जो है रेखाखंड बिंदु पी द्वारा यम अनुपात यन में क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है, तो यहां से यदि कहा जाए आपको कि बिंदु पी का नियामक क्या होगा,
तो यहां से हम ले लेते हैं कि ये ए का नियामक जो है x1/1 है और बिंदु बी का नियामक क्या है, x2/2 है। समझ रहे हैं? तो इन दोनों का नियामक यदि दिया गया है और इन दोनों के बीच मतलब ए बी रेखाखंड को जो है बिंदु पी एम अनुपात n में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, तो इस पी बिंदु का नियामक जो है इसको निकालने के लिए विभाजन सूत्र बनाया गया है ना। और इस विभाजन सूत्र को भी हम निकालने के लिए बता चुके हैं कि आप विभाजन सूत्र को किस प्रकार से निकालिएगा, है ना। तो इस चीज को समझ रहे हैं। तो बिंदु P का नियामक जो है हम किस प्रकार से निकालेंगे, आइए समझते हैं इसको। तो बिंदु P का नियामक निकालने के लिए एक सूत्र है, वो क्या है, mx2, ठीक है, और प्लस में nx1, है ना। mx2 मतलब इसको इसके साथ गुना करना है, यह इसको इसके साथ गुना करना है, और बटा में नीचे क्या रहेगा, m प्लस n। जब विभाजन कैसा हो, अंतर विभाजन, यानी कि ए बी रेखाखंड जो है उसके बीच में यदि कोई तीसरा बिंदु स्थित हो तब उस बिंदु का नियामक किस सूत्र से निकलता है। तो इससे आपका x नियामक निकल के आएगा और m/2, ठीक है, और प्लस n/1 और बटे में m प्लस n। इससे जो है आपका कौन सा नियामक निकल के आएगा, इससे x निकला तो इससे क्या निकलेगा, y नियामक निकलेगा। समझ रहे? तो बिंदु P का यदि नियामक आपको निकालना हो और बिंदु A और बिंदु B का नियामक आपको दिया गया हो, और ये भी दिया गया है कि बिंदु P जो है बिंदु रेखाखंड AB को किसी भी अनुपात में बांट रहा है, वो अनुपात दिया गया है, तो आप इस सूत्र से क्या कर सकते हैं, इस बिंदु P का नियामक निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया अंतर विभाजन का सूत्र, इसे आप समझ चुके हैं। अब आइए बाह्य विभाजन को समझते हैं, यानी कि जब कोई दो बिंदु दी गई हो, है ना, उसी तरह से मान लेते हैं कि क्या दिया गया है, A और B दिया गया है, और कोई तीसरा रेखा जो है इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के क्या हो, बाहर है। अब यहां जो है बिंदु P क्या है, इस रेखाखंड के बहिर्भाग में स्थित है, मतलब इसके बाहर स्थित है। तब अब इस P बिंदु का नियामक निकालने के लिए जो है आप क्या करेंगे, बाह्य विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। समझ रहे? तो बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है उसे भी हम लिखते हैं। यदि ये ए बी रेखाखंड जो है बिंदु P के द्वारा क्या हो रहा है, m अनुपात n में क्या हो रहा है, बाह्यता विभाजित हो रहा है। क्या हो रहा है, बाह्यता विभाजित हो रहा है। तब इस कंडीशन में जो है इस बिंदु P का नियामक, ध्यान रखिएगा, इस बिंदु B का नियामक नहीं निकालिएगा। यदि आप बिंदु B का नियामक यहां निकाल लेते हैं, P का नियामक दिया गया है, तो ये आपका विभाजन क्या हो जाएगा, अंतर विभाजन हो जाएगा। लेकिन हम आपको क्या निकालना है, यहाँ बिंदु P का नियामक निकालना है। तो बिंदु P का नियामक निकालना है तो आप यहां क्या कीजिएगा, बाह्य विभाजन वाला सूत्र लगाइएगा, जो सूत्र क्या होता है, mx2, यदि x नियामक निकालना है तो mx2 माइनस nx1 और बटे में m माइनस n होता है। यहाँ पे सभी बिंदुएं क्या होती है, प्लस में। जब अंतर विभाजन वाला सूत्र होता है तो इसमें सभी क्या होता है, प्लस में, लेकिन इसमें क्या होता है, जो भी वैल्यू है माइनस में होता है ना। मतलब ये जो सूत्र होता है उसके अंतर्गत जो प्लस वाला चिन्ह वो नहीं होकर क्या होता है, माइनस में रहता है। ठीक है, तो ये इससे x नियामक आपका निकल जाएगा इस बिंदु P का, यदि A और B का नियामक दिया गया है और इस m और n का अनुपात दिया गया है तब। और ठीक उसी तरह से यदि y का निकालिएगा तो m/2 माइनस n/1 और बटे में m माइनस n। इस चीज को समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो है हमारा विभाजन सूत्र हो गया, है ना, ये हो गया अंतर विभाजन और ये हमारा हो गया बाह्य विभाजन वाला सूत्र। तो इस चीज को समझ रहे हैं। यदि नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, और इससे आधारित यदि प्रश्न आता है तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। हम चैनल पे इससे आधारित सारे प्रश्नों को सोल्व कर चुके हैं। एनसीईआरटी में जितने भी प्रश्न हैं आपके इस चैप्टर में दिए गए सभी को हम सोल्व कर चुके हैं। चलिए अगला पॉइंट जो है केंद्रक है, उसे समझते हैं। केंद्रक जो है किसी त्रिभुज में होता है, किसी त्रिभुज में केंद्रक कहां होता है, किसी त्रिभुज में। यदि कोई त्रिभुज ए बी सी दिया गया है और उसमें शीर्ष ए का नियामक x1/1 दे गया है, ठीक है, और बी का नियामक x2/2 दे गया है और सी का है x3/3 दिया गया है, तो इसका बोलेगा कि आप इसका केंद्रक निकालिए, है ना। तो केंद्रक निकालने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केंद्रक होता क्या है। तो आपने पढ़ा होगा नीचे के क्लासों में कि केंद्रक जो है माध्यिका के संगमन बिंदु को कहा जाता है ना। माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। मतलब इस त्रिभुज में जो है 3 माध्यिकाएं होगी, ये एक माध्यिका है। तो माध्यिका क्या होती है, सामने की जिस भुजा से मिल रही है शीर्ष से, उस भुजा को 2 बराबर भाग में बांटती है। तो माध्यिका जो होती है केंद्रक, माध्यिका ये हो गया, त्रिभुज में 3 माध्यिका होता है। तो माध्यिका जिस बिंदु पर, तीनों माध्यिका जो है जिस बिंदु पे क्या हो रही है, मिल रही है, वो आपका क्या हो जाएगा, केंद्रक। ये जो बिंदु देख रहे हैं आप, ये क्या है, केंद्रक है। तो इसको हम G से डिनोट करते हैं और इसका नियामक निकालने का सूत्र क्या होता है,
यदि आप x नियामक चाहते हैं केंद्रक का क्या चाहते हैं, x नियामक, तो तीनों के x नियामक मतलब तीनों बिंदुओं के x नियामक को जोड़ करके उसमें 3 से क्या करें, भाग करें, यानी कि x1 प्लस x2 और प्लस में x3 और बटे में 3। समझ रहे हैं इस चीज को। और फिर क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2, यदि y नियामक चाहते हैं तो y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में 3। तो ये जो है आपका त्रिभुज का केंद्रक इस फॉर्मूले से ज्ञात हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो इस पे आधारित जो भी प्रश्न है आप बना सकते हैं, हमें आशा है। नहीं यदि बनता है तो चैनल पे जाके देखिए, यदि उस टाइप के प्रश्न है तो आप उसे बनाइए। यदि उसके बाद भी नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर जल्द से जल्द देने का प्रयास करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 पॉइंट आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए 7वें पॉइंट की तरफ आते हैं। 7वां पॉइंट में क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना। अब यही हम ले लेते हैं कि ये जो है क्या है, एक त्रिभुज है। ये तो आप समझ रहे हैं कि ये त्रिभुज है ना। अब आपको कह दे कि इस त्रिभुज के 3 शीर्ष A B C का नियामक क्रमशः x1 y1 x2 y2 x3 y3 दे रखा है, तो आप इसका क्षेत्रफल निकालिए, है ना। तो किस तरह से निकालिएगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है 1/2 और इंटू x1। सबसे पहले क्या होता है, x1। जब x1 है तो शुरू होगा कहां से, y2 अब माइनस y3 जाएगा, ठीक है। फिर प्लस में दूसरा जो है x2 होता है ना। और फिर जब y3 है तो y3 यहां पे लिखना आपको, y3 माइनस y1। फिर x1 हो गया, x2 हो गया। अब आपको क्या लिखना है, x3 लिखना है। और x3 लिखे यहाँ पे y1 है, यहाँ पे y1 माइनस y2 कर दीजिए, ठीक है। और इसको घेर दीजिए। और हमेशा ये ध्यान रखिए कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा उसको आपको मोड के अंतर्गत रखना है। और मोड मतलब क्या होता है कि यदि आप इसको मोड में रखते हैं तो जो भी वैल्यू इससे ऋणात्मक, यदि इससे निकल के आता है वैल्यू, तो भी आपका वैल्यू बाहर निकलने के बाद क्या आएगा, धनात्मक आएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी क्षेत्रफल या कोई भी एरिया जो है वह आपका ऋणात्मक में नहीं हो सकता है ना। हमेशा क्षेत्रफल जो है 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने वाला सूत्र ये है। आपको कहा गया कि 3 शीर्ष का नियामक यदि x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया गया है, तो आप इस सूत्र के हिसाब से जो है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, है ना। x1 y1 के जगह पे जो भी दे दिया 3 2 4 2, सिर्फ माइनस प्लस का ध्यान रखते हुए आपको इसको सही तरीके से हल करना है, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान में रखिए कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल, है ना, यदि आपके किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष का नियामक दिया गया है ना, जैसे कि ए बी सी में तीनों शीर्ष का नियामक दिया गया है, या किसी 3 बिंदु, है ना, कोई 3 बिंदु दिया गया है, ए बी और सी दिया गया है, ठीक है। ए बी और सी दिया गया, पूछ रहा है कि बताइए कि ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं, है ना। ये पूछ दे कि ये तीनों बिंदु संरेख है कि नहीं, तो आपको ये निकाल के देख लेना है कि यदि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 0 के बराबर आ जाए, है ना, इन तीनों बिंदु का जो भी नियामक दिया गया है उस नियामक को आपको इस सूत्र में पुट कर देना है। और भरने के बाद यदि इसका वैल्यू क्या आ जाता है, 0 के बराबर आ जाता है ना, तो आपका जो है ये तीनों बिंदु क्या हो जाएंगे, संरेखी हो जाएंगे, है ना। तो ये 7 पॉइंट जो है आपके निर्देशांक ज्यामिति यानी नियामक ज्यामिति के मुख्य बिंदु है ना। यदि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, आपका इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, जैसा कि हम आशा करते हैं। और आपका एग्जाम जो है बिल्कुल क्या है, नजदीक है। तो अभी बिल्कुल जम करके मेहनत कीजिए ताकि आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।